फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियोस में हमने आपको सिंपल और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कंबाइन करने के सभी रूल्स बताए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमें देखना है कि हम दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है। तो फ्रेंड्स, कंपाउंड सेंटेंस वो होते हैं जो एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें दो क्लॉज एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हो वो होता है कंपाउंड सेंटेंस। और इसमें अगर देखा जाए तो कंपाउंड सेंटेंस में दो के दोनों ही क्लॉज जो है अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं। दोनों का अपने आप में एक पूर्ण अर्थ होता है। केवल इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ने के लिए बीच में एक कंजंक्शन का यूज किया जाता है। और वैसे तो फ्रेंड्स, कंपाउंड सेंटेंस को कंबाइन करने का केवल एक ही रूल होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करके। बट ये जो कंजंक्शन होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये चार टाइप के होते हैं: क्युमुलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव और इलेटिव। तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है चार टाइप के होते हैं, इसलिए इसमें चार रूल हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसका पहला रूल देखते हैं। फर्स्ट रूल इसका होता है क्युमुलेटिव कंजंक्शन का यूज करके। ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उसमें पहला टाइप हमारा होता है क्युमुलेटिव कंजंक्शन, जिसका मतलब होता है जोड़ बताने वाले संयोजक। जोड़ बताने वाले संयोजक ये क्या करते हैं फ्रेंड, इसमें जो भी कंजंक्शंस आते हैं वो जोड़ बताते हैं। जैसे कि एंड हो गया, एंड क्या करता है, ये जोड़ बताता है। इसी तरह से बोथ एंड हो गया, एंड बोथ एंड, एज वेल एज, या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो ये जो क्युमुलेटिव कंजंक्शन है इसमें ये चार कंजंक्शन आते हैं: एंड, बोथ एंड, एज वेल एज और नॉट ओनली बट ऑल्सो। यानी कि सबसे पहले हम इन चार कंजंक्शन का यूज करके सेंटेंस को कंबाइन करना सीखेंगे। बट एंड का यूज आपको सिंपल सेंटेंस में भी बताया गया है कि एंड का यूज सिंपल में भी किया जाता है, पर उसमें आपको बताया गया था कि उसमें वर्ब एक ही होना चाहिए। जब एक ही वर्ब रहेगा तब हम उसको सिंपल सेंटेंस में कंबाइन कर सकते हैं एंड का यूज करके। और अगर दो वर्ब आ रहे हैं सेंटेंस में तब उसको कंबाइन करने के लिए अगर हम एंड का यूज करते हैं तो वही कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। अब कैसे? जैसे है he made a promise, he made a promise, उसने एक वादा किया। और दूसरा सेंटेंस रहे he kept it, और उसने उसे निभाया। उसने एक वादा किया और उसने उसे निभाया। तो यहाँ पे देखिए दो काम हो रहा है, एक तो वादा करने का और दूसरा वादा निभाने का। अब इन दोनों सेंटेंस को अगर हमें कंपाउंड सेंटेंस बनाना है तो इन दोनों बातों को जोड़ने के लिए हम इसमें से चारों में से कोई भी एक कंजंक्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसमें एंड का यूज करना चाहें तो हो जाएगा he made a promise, he made a promise and। अब देखिए फ्रेंड, जब भी जो दोनों क्लॉजेस हमें दिए गए, दो सेंटेंस जो हमें दिए गए हैं, अगर दोनों सेंटेंस का जो टेंस है वो बिल्कुल सेम है, यहाँ भी मेड आया हुआ है सेकंड फॉर्म और यहाँ भी केप्ट आया हुआ है सेकंड फॉर्म, यानी दोनों पास्ट इंडेफिनिट के हैं। अगर दोनों सेंटेंस का टेंस सेम है और उसको जोड़ने के लिए हम एंड का यूज कर रहे हैं तो हमें दोबारा यहाँ पे वही सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर दोनों सेंटेंस का जो टेंस है वो अलग अलग हो तब हमें एंड के बाद दोबारा सब्जेक्ट भी लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे दोनों का टेंस सेम है तो यहाँ पे दोबारा ही को लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे हम दूसरा वर्ब लिख सकते हैं एंड केप्ट इट। तो इस तरह से आप इसमें एंड का यूज कर सकते हैं, ही मेड अ प्रॉमिस एंड केप्ट इट। या फिर इसमें बोथ एंड का भी यूज कर सकते हैं, ही बोथ मेड अ प्रॉमिस एंड केप्ट इट। आप चाहे तो इसमें एज वेल एज का भी यूज कर सकते हैं, बस एंड के जगह पे आपको एज वेल एज को रख देना है। ही मेड अ प्रॉमिस एज वेल एज केप्ट इट। और सबसे अच्छा इसमें होगा कि उसने केवल वादा ही नहीं किया बल्कि उसे निभाया भी। ये नॉट ओनली बट ऑल्सो का क्या मीनिंग होता है? ही नहीं बल्कि। तो अगर इन दोनों सेंटेंस को हम हिंदी में कंबाइन करते हैं तो क्या होगा?
कि उसने केवल वादा ही नहीं किया बल्कि उसे निभाया भी। तो आप इसमें नॉट ओनली बट ऑल्सो का भी यूज कर सकते हैं, बट इसका यूज करते समय आपको ध्यान देना है कि आप इसको रखेंगे कहाँ पे सेंटेंस में। कभी कभी ये नॉट ओनली सबसे पहले आ जाता है, तो कभी सब्जेक्ट के बाद आता है, तो कभी वर्ब के बाद आता है। तो इस पे आपको ध्यान देना होगा कि अगर मान लीजिए सब्जेक्ट हमारा डिफरेंट है, सब्जेक्ट ही अगर डिफरेंट है तो नॉट ओनली सबसे पहले आएगा, फिर पहला सब्जेक्ट, फिर बट ऑल्सो लगा के दूसरा सब्जेक्ट। और अगर वर्ब डिफरेंट है, सब्जेक्ट सेम है, वर्ब डिफरेंट है, तो सब्जेक्ट लिखने के बाद जो पहला वर्ब है उसके पहले नॉट ओनली, फिर बट ऑल्सो लगा के दूसरा वर्ब लिखेंगे। और उसी तरह से अगर ऑब्जेक्ट डिफरेंट होगा, मान लीजिए सब्जेक्ट भी सेम है, वर्ब भी सेम है, बट ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो जाए, तो सब्जेक्ट और वर्ब को वैसे ही लिखेंगे। पहले ऑब्जेक्ट को जब लिखना होगा तो उसके पहले नॉट ओनली लगाएंगे, फिर बट ऑल्सो लगा के दूसरा ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो कहने का मतलब है कि जो भी चीज डिफरेंट होगा उसी के पहले आपको नॉट ओनली का यूज करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या दोनों का सब्जेक्ट सेम है, तो इसमें यहाँ भी सब्जेक्ट ही है और यहाँ भी सब्जेक्ट ही है। अगर दोनों का सब्जेक्ट सेम है तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लिख दिया जाएगा, इसलिए यहाँ पे ही पहले लिख दिया गया। अब देखिए क्या दोनों का वर्ब सेम है, यहाँ पे मेड है, यहाँ पे केप्ट है, तो वर्ब यहाँ पे डिफरेंट हो गया, यानी कि यहीं पे आपको नॉट ओनली का यूज करना होगा। और केवल नॉट ओनली बट ऑल्सो ही नहीं, जितने भी इसमें पेयर में आने वाले कंजंक्शंस हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जैसे ईदर और हो गया, नीदर नॉर हो गया, तो या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो हो गया, तो इन सभी का यूज हम इसी तरह से करते हैं सेंटेंस में, ऐसे इसको रखा जाता है। तो हो गया ही नॉट ओनली, और फिर पहला वाला वर्ब लिखेंगे मेड। अब इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट है इसको भी लिख सकते हैं, अ प्रॉमिस। ही नॉट ओनली मेड अ प्रॉमिस, फिर यहाँ पे बट ऑल्सो का यूज करके दूसरा वर्ब लिखेंगे केप्ट, और ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं इट। तो सेंटेंस हमारा कंबाइन हो गया कि ही नॉट ओनली मेड अ प्रॉमिस बट ऑल्सो केप्ट इट। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये तो फर्स्ट एग्जांपल हो गया, दो तरीके से हमने आपको बताया, और इसमें आप एज वेल एज का भी यूज कर सकते हैं एंड के जगह पे। और देखिए जैसे he has gone to Agra, he has gone to Agra, वो आगरा गया है। he will stay there, he will stay there for a week। अब यहाँ भी दो सेंटेंस आपको दिए गए हैं। पहला है he has gone to Agra, वो आगरा गया हुआ है। he will stay there for a week, और वो वहां पे एक हफ्ते रुकेगा। तो वह आगरा गया है और वह वहां एक हफ्ते रुकेगा। यहाँ भी और आ रहा है बीच में, यानी एंड का यूज किया जा सकता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पहला सेंटेंस लिख लेंगे, he has gone to Agra। अब यहाँ पे एंड का यूज करेंगे, बट इसमें अगर देखा जाए फ्रेंड, जो दोनों सेंटेंस हमें दिए गए हैं, पहले में हैज के साथ थर्ड फॉर्म आया यानी प्रेजेंट परफेक्ट, दूसरे में विल आया हुआ है यानी फ्यूचर इंडेफिनिट। अब इसमें दोनों सेंटेंस का जो टेंस है वो डिफरेंट है। जब दोनों का टेंस अलग अलग होता है तो हमें एंड के बाद फिर से वही सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। यहाँ पे फिर से ही का यूज करेंगे, एंड ही विल स्टे देयर फॉर अ वीक। इस तरह से फ्रेंड्स आप इन चारों कंजंक्शन का यूज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम देख लेते हैं इसका अगला कंजंक्शन का यूज। अब फ्रेंड्स क्यूमुलेटिव के बाद आता है हमारा सेकंड टाइप, अल्टरनेटिव कंजंक्शन। अब ये अल्टरनेटिव कंजंक्शन क्या होते हैं, इसको हम कह सकते हैं वैकल्पिक संयोजक। वैकल्पिक संयोजक यानी कि विकल्प को दिखाते हैं कि या तो ये करो या तो वो करो, वो ना तो ये करता है ना तो वो करता है, या फिर ऐसा करो वरना ऐसा हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें एक विकल्प दिखता है। और इसमें कौन कौन से कंजंक्शन का हम यूज करते हैं, अल्टरनेटिव कंजंक्शन में आप ईदर और का यूज कर सकते हैं, या फिर नीदर नॉर का यूज कर सकते हैं। और इनके दो प्रोनाउंसिएशन होते हैं, कुछ लोग इसको ईदर और कहते हैं, कुछ आइदर और कहते हैं, कुछ लोग नीदर नॉर कहते हैं और कुछ नाइदर नॉर कहते हैं। तो अगर देखा जाए तो अलग अलग एक्सेंट में ये दोनों चीजें कही जाती हैं और दोनों ही प्रोनाउंसिएशन इसका करेक्ट है।
आप चाहे इधर और कह सकते हैं, चाहे आइदर और कह सकते हैं, चाहे नीदर नॉर बोल सकते हैं, चाहे नाइदर नॉर भी बोल सकते हैं। और इसमें आ सकता है और या अदरवाइज। और यहाँ पे और जो है ये अथवा वाले सेंस में नहीं यूज होता है, यहाँ पे और का सेंस होता है वरना, और अदरवाइज का मतलब है अन्यथा। तो वरना या अन्यथा अगर देखा जाए तो और या अदरवाइज दोनों में से किसी का भी यूज आप कर सकते हैं, चाहे और लगाएं चाहे अदरवाइज लगाएं, वरना या फिर अन्यथा के लिए। और इधर और का मतलब होता है या तो या, वही नीदर नॉर का मतलब है न तो ना। तो इस तरह से ये 4 कंजंक्शन का यूज आपको करना है अल्टरनेटिव कंजंक्शन में। अब कैसे इसको हम यूज करेंगे फ्रेंड्स, इसको भी देख लेते हैं। जैसे तो यहाँ पे 2 सेंटेंस दिया गया, डू योर वर्क केयरफुली, यानी अपना काम सावधानी से करो, ध्यान से करो। डू नॉट डू एट ऑल, करो ही मत। तो एट ऑल का मतलब बिल्कुल या फिर बिल्कुल मत करो। तो अगर इस दोनों सेंटेंस को हम हिंदी में कंबाइन करते हैं तो क्या हो जाएगा कि या तो अपना काम केयरफुली करो या फिर करो ही मत। तो इसमें आप ईदर और का यूज कर सकते हैं। अब जैसा कि ये ईदर और जो ये भी पेयर में आता है, ईदर और नीदर नॉर ये दोनों पेयर में आते हैं, तो इसको हम रखेंगे कहाँ पे सेंटेंस में, जैसा कि नॉट ओनली बट ऑल्सो के यूज में आपको बताया गया कि सबसे पहले आप देखेंगे कि क्या इसमें जो सब्जेक्ट है वो सेम है। तो इसमें दोनों में सब्जेक्ट है ही नहीं, क्योंकि ये दोनों इंपेरेटिव सेंटेंस है। और अगर देखा जाए तो ये जो पहला वाला सेंटेंस है ये अफर्मेटिव है और दूसरा वाला सेंटेंस नेगेटिव है। तो दोनों ही सेंटेंस एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ईदर लगा के पहला सेंटेंस लिखेंगे, ईदर डू योर वर्क केयरफुली, और फिर और लगा के दूसरा सेंटेंस लिख सकते हैं, और डू नॉट डू एट ऑल, कि या तो अपना काम केयरफुली करो या फिर करो ही मत। तो इस तरह से इसमें ईदर और का यूज कर सकते हैं। अब नीदर नॉर का यूज कैसे कर सकते हैं, इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे है, और नीदर नॉर का जब यूज करना होगा, जो हमें सेंटेंस दिए जाएंगे उसको पहचान करना बहुत इजी है। अब जानेंगे कैसे कि इसमें नीदर नॉर का यूज करना है। जब भी आपको 2 ऐसे सेंटेंस दिए जाएं जिसमें दोनों में ही नॉट आया हो, यानी दोनों नेगेटिव हो, और उसको एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना हो, तो आप समझ जाइए कि इसमें नीदर नॉर का ही यूज होगा। जो भी 2 सेंटेंस आपको दिए गए हैं दोनों अगर नेगेटिव रहते हैं तो उसको देख के ही पता चल जाएगा कि इसमें नीदर नॉर का यूज करेंगे कंपाउंड बनाने के लिए। जैसे शी डज नॉट गो टू स्कूल, शी डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाती है। और दूसरा सेंटेंस रहे कि शी डज नॉट स्टडी एट होम, वो घर पर नहीं पढ़ती है, वह स्कूल नहीं जाती है, वह घर पर नहीं पढ़ती है। अब इन दोनों में जब देखें तो दोनों में ही नॉट आया हुआ है, दोनों हमारे नेगेटिव सेंटेंस है। और इसको अगर कंपाउंड बनाना है तो इससे ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे नीदर नॉर का यूज हम कर सकते हैं। सबसे पहले इसको हिंदी में कंबाइन कर लीजिए कि वह ना तो स्कूल जाती है न घर पर पढ़ती है। इस तरह से आप हिंदी में कंबाइन कर सकते हैं कि वह ना तो स्कूल जाती है न घर पर पढ़ती है। अब देखिए इसको हम कैसे यूज करेंगे, नीदर नॉर इसमें कहाँ पे लगाना है। तो पहले इस दोनों का सब्जेक्ट देखिए क्या सेम है। तो यहाँ पे दोनों का जो सब्जेक्ट है वो बिल्कुल सेम है, तो यानी कि सब्जेक्ट को पहले आप लिख लेंगे। इसके बाद देखिए जब भी आप नीदर नॉर का यूज करते हैं तो क्योंकि नीदर और नॉर का मतलब ही ना तो ना होता है, तो यानी कि सेंटेंस में से हमें नॉट को हटाना होता है। जब भी आप नीदर नॉर का यूज करेंगे तो दोनों सेंटेंस में से नॉट हटाना होगा। अब क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो जब नॉट को हटाएंगे तो ये हेल्पिंग वर्ब डज भी हट जाएगा दोनों में से, यानी कि डज नॉट दोनों में से हट जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं क्या दोनों का वर्ब सेम है। तो यहाँ पे वर्ब 2 है और यहाँ पे स्टडी है, वर्ब यहाँ पे डिफरेंट हो गया। तो जो जैसे ही कोई चीज यहाँ पे डिफरेंट हुआ आप समझ जाइए कि वहीं पे आपको कंजंक्शन का यूज करना है। तो शी के बाद यहाँ पे नीदर का यूज करेंगे, शी नीदर। लेकिन जब सेंटेंस में से डज को हटाया गया है तो ये जो हमारा वर्ब है गो,
इसमें SES हमें लगाना पड़ेगा। अगर आप सेंटेंस में से डज को हटाते, नॉट हटता है तो डज भी हट जाएगा, और जब डज हटेगा तो जो मेन वर्ब है उसमें SES जुड़ेगा। वहीं अगर इसमें डिड नॉट होता तो जब डिड को हटाते तो जो मेन वर्ब है उसका सेकंड फॉर्म लगा देते, और अगर डू रहेगा तो केवल डू को हटा देंगे, फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। तो शी नीदर गोज टू स्कूल हो जाएगा, शी नीदर गोज टू स्कूल नॉर, और दूसरे सेंटेंस में क्या करेंगे, दूसरा वर्ब लिखेंगे नॉर स्टडी, लेकिन यहां स्टडी में भी SES जोड़ना पड़ेगा तो स्टडीज हो जाएगा, नॉर स्टडीज एट होम। तो ये सेंटेंस हमारा बन गया कि शी नीदर गोज टू स्कूल नॉर स्टडीज एट होम, वह ना तो स्कूल जाती है ना घर पर पढ़ती है। इस तरह से नीदर नॉर का यूज आप कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं और या अदरवाइज का कैसे यूज करेंगे। जैसे मेक हेस्ट यानी कि जल्दी करो, वी शैल मिस द ट्रेन। अब यहां पे दो सेपरेट सेंटेंस है। पहला है मेक हेस्ट यानी कि जल्दी करो, वी शैल मिस द ट्रेन यानी कि हम ट्रेन मिस कर देंगे। तो जल्दी करो वरना या जल्दी करो अन्यथा हम ट्रेन मिस कर देंगे। तो इस तरह से जब भी वरना या अन्यथा वाला सेंस आए तो आपको समझ जाना कि यहाँ पे और या फिर अदरवाइज का यूज करना है। तो दोनों में से कोई भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो कैसे यूज करेंगे इसको, एकदम दोनों सेंटेंस के बीचों बीच में यूज करना है। यहाँ पे कोई ऐसा झमेला नहीं है कि कैसे सेंटेंस में कहाँ पे रखना है, बस जहाँ पे फुल स्टॉप है वहीं पे और या फिर अदरवाइज दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं। तो पहला सेंटेंस यहाँ पर लिख लेंगे मेक हेस्ट, और या अदरवाइज वी शैल मिस द ट्रेन। इस तरह से आप ईदर और नीदर नॉर और या अदरवाइज इन सभी का यूज कर सकते हैं। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का जो थर्ड टाइप है जिसको हम कहते हैं एडवर्सेटिव कंजंक्शन। एडवर्सेटिव कंजंक्शन। अब ये क्या होते हैं, एडवर्सेटिव कंजंक्शन जो होते हैं ये विरोध सूचक संयोजक होते हैं, यानी कि इसमें कंट्रास्ट जो होता है, जो दोनों सेंटेंस आपको दिए जाएंगे वो एक दूसरे के विपरीत होंगे, एक दूसरे के विरोधी होंगे। तो उसको हम कहते हैं एडवर्सेटिव कंजंक्शन। और कंट्रास्ट वाले सेंटेंस आपको सिंपल में भी मिलते हैं और कॉम्प्लेक्स में भी मिलते हैं और कंपाउंड में भी मिलते हैं। सिंपल सेंटेंस में जब कंट्रास्ट वाले सेंटेंस होते हैं, जैसे वह अमीर है वह दुखी है। भाई अमीर है तो खुश होना चाहिए, लेकिन अगला सेंटेंस क्या है कि वह दुखी है। इसको अगर सिंपल बनाना है तो यहाँ पे आप इन स्पाइट ऑफ का यूज कर सकते हैं कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच शी इज अनहैप्पी। तो इस तरह से आप इन स्पाइट ऑफ का यूज करके सिंपल बनाएंगे। वहीं अगर कॉम्प्लेक्स बनाना हो इसी कंट्रास्ट वाले सेंटेंस को ही, तो इसमें आप ऑल्दो येट का यूज करें। ऑल्दो शी इज रिच येट शी इज अनहैप्पी। इस तरह से कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। बट अगर वही कंट्रास्ट वाले सेंटेंसेस को आपको कंपाउंड बनाना होगा तो वहां पे आप कौन कौन से कंजंक्शन यूज कर सकते हैं। इसमें आपको बट, येट, स्टिल, हाउएवर, व्हाइल या फिर वेयरएज। व्हाइल, वेयरएज। तो इनमें से कोई भी कंजंक्शन यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। बट, येट, स्टिल, हाउएवर, व्हाइल, वेयरएज। व्हाइल और वेयरएज इन दोनों का यूज आप अल्टरनेटली कर सकते हैं, चाहे आप यहाँ पे व्हाइल का यूज करें या फिर वेयरएज का यूज करें। और फ्रेंड्स इसमें आप बट का मतलब तो आप जानते हैं, बट का यूज हम करते हैं लेकिन, किंतु, परंतु इन सब के लिए। येट का मतलब हो जाता है फिर भी, स्टिल का भी मतलब है फिर भी, और हाउएवर का भी मतलब है फिर भी। वही व्हाइल का मतलब होता है जबकि। व्हाइल इस सेंस में यूज होता है जबकि। और वेयरएज का यूज किस लिए करते हैं, वहीं दूसरी ओर। यानी कि अगर देखा जाए तो व्हाइल या वेयरएज दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं एक ही सेंटेंस में।
और येट स्टिल हाउएवर तीनों का यूज फिर भी के लिए कर सकते हैं। बट का यूज आप जानते हैं लेकिन के लिए होता है। अब सेंटेंस के बीचों बीच में आपको इनमें से कोई भी कंजंक्शन रख के देखना है कि कौन सा इसमें ज्यादा सूट कर रहा है, तो उसी हिसाब से आपको कंजंक्शन का यूज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट यानी कि वह बुद्धिमान है। और दूसरा सेंटेंस रहे कि ही इज नॉट प्राउड, वह घमंडी नहीं है। ही इज इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान है। ही इज नॉट प्राउड, वह घमंडी नहीं है। अब अगर इसको हम कंबाइन करते हिंदी में तो क्या होगा कि वह बुद्धिमान है लेकिन घमंडी नहीं है, या फिर वह बुद्धिमान है फिर भी घमंडी नहीं है। तो यहाँ पे आप चाहे बट लगा सकते हैं, चाहे येट लगा सकते हैं, स्टिल लगा सकते हैं, या फिर हाउएवर लगा सकते हैं। इनमें से कोई भी एक लगा सकते हैं। बट सबसे अच्छा अगर देखा जाए तो इसमें बट ही लग रहा है। तो कैसे बनाएंगे? ही इज, इन सभी में एक चीज कॉमन है, इनका यूज आप कहाँ पे करेंगे, मतलब सेंटेंस में इसको रखेंगे कहाँ पे? इन सभी को आप दोनों सेंटेंस के बीचों बीच रख सकते हैं, जहां पे फुल स्टॉप होगा वहीं पे रखना है। तो पहला सेंटेंस पूरा लिख लेंगे, ही इज इंटेलिजेंट। अब जहां पे ये फुल स्टॉप है यहीं पे बट लगा देंगे, बट ही इज नॉट प्राउड, वह बुद्धिमान है लेकिन घमंडी नहीं है। चलिए और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ही वर्क्ड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। he could not obtain good marks, उसने कठिन परिश्रम किया और वो अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाया। तो कठिन परिश्रम किया तो अच्छे अंक लाने चाहिए थे, लेकिन इसका उल्टा क्या हो गया कि वो अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाया। यानी इसमें भी कंट्रास्ट शो हो रहा है। तो इसमें आप किसका यूज कर सकते हैं कि उसने कठिन परिश्रम किया फिर भी, यहां पे अगर हम देखें तो लेकिन उतना सूट नहीं करेगा, यहाँ पे फिर भी अच्छा लगेगा कि उसने कठिन परिश्रम किया फिर भी अच्छे अंक नहीं पा सका। तो यानी कि इसमें आप येट, स्टिल, हाउएवर तीनों में से कोई एक लगा सकते हैं। ही वर्क्ड हार्ड, स्टिल he could not obtain good marks। इस तरह से इसमें आप स्टिल का यूज कर सकते हैं। अब वाइल और वेयरएज, इनका यूज आप कहां पे करेंगे फ्रेंड्स? जब भी आपको दो ऐसे सेंटेंस दिए जाएंगे जिसमें आपको कोई अपोजिट वर्ड दिखे। मोस्टली ऐसा होता है कि अगर दोनों सेंटेंस हमें दिए गए हैं उसमें कोई अपोजिट वर्ड दिख रहा है, जैसे एक में गुड आया हो, दूसरे में बैड आया हो, एक में ब्यूटीफुल आया हो, दूसरे में अगली आया हो। तो जो अपोजिट वर्ड आपको देखने को मिले तो आप समझ जाइए कि वहां पे वाइल या वेयरएज का यूज किया जा सकता है। अब जैसे यहाँ पे दो सेंटेंस हमारा है कि ब्रेव पीपल फेस द चैलेंजेस, यानी कि बहादुर लोग चुनौतियों का सामना करते हैं। कावर्ड पीपल फ्ली अवे, और जो कायर लोग होते हैं वो भाग जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ब्रेव और कावर्ड एक दूसरे के अपोजिट वर्ड आए हुए हैं, तो आपको समझ जाना कि इसमें वाइल या फिर वेयरएज लगाना है। और कहाँ पे लगाएंगे? बस जहां पे फुल स्टॉप है दोनों सेंटेंस के एकदम बीचों बीच में लगाना है। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले ब्रेव पीपल फेस द चैलेंजेस, ये पहला सेंटेंस आप लिख लेंगे। और फिर यहाँ पे वाइल या फिर वेयरएज दोनों में से कोई भी यूज करके दूसरा सेंटेंस लिखेंगे, कावर्ड पीपल फ्ली अवे। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप एडवर्सेटिव कंजंक्शन का यूज कर सकते हैं। चौथा और आखिरी टाइप जो कि होता है इलेटिव कंजंक्शन। अब ये जो इलेटिव कंजंक्शन है ये होता क्या है? इसको हम कहते हैं परिणाम सूचक संयोजक। परिणाम सूचक संयोजक। अब इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स कि जब भी जो कंजंक्शन परिणाम बताने के लिए यूज होते हैं, ये जो कंजंक्शन परिणाम बताने के लिए यूज होते हैं उसको हम कहते हैं
इलेटिव कंजंक्शन। और परिणाम बताने के लिए आप सो का यूज कर सकते हैं या फिर देयरफॉर का यूज कर सकते हैं। ये दो कंजंक्शन इसमें आते हैं, सो या फिर देयरफॉर। और अगर देखा जाए तो चाहे आप सो लगाएं चाहे देयरफॉर लगाएं, दोनों का ही मतलब हो जाता है इसलिए। और इसका यूज करना भी बहुत आसान है, इसको केवल दोनों सेंटेंस के एकदम बीच में यूज कर देना है। देखिए कैसे, एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। जैसे ही इज वेरी इंटेलिजेंट, he can stand first in his class. He is very intelligent, वो बहुत बुद्धिमान है। He can stand first in his class, वो अपनी क्लास में फर्स्ट आ सकता है। यानी कि वह बहुत बुद्धिमान है इसलिए अपने क्लास में फर्स्ट आ सकता है। यहाँ पे आप सो का यूज केवल बीच में कर सकते हैं कि he is very intelligent, so he can stand first in his class। और एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। जैसे है she was injured, she could not dance। she was injured, वो घायल थी। she could not dance, वो डांस नहीं कर पाई। तो वो घायल थी इसलिए डांस नहीं कर पाई। घायल होने का परिणाम क्या हुआ कि वो डांस नहीं कर पाई। तो यहाँ भी परिणाम की बात हो रही तो इसमें सो या देयरफॉर का यूज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, she was injured, so she was injured, so she could not dance। तो इस तरह से फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो ये हमारा ये पूरा कंपाउंड सेंटेंस भी हो गया फिनिश। और इसी के साथ साथ ये जो सिंथेसिस टॉपिक है ये भी पूरी तरह से समाप्त हो गया। और फ्रेंड्स अगर आपको इस टॉपिक के जो पिछले रूल्स हैं वो अगर छूट गए हैं, आपने कोई वीडियो मिस कर दिया है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां पे आपको सारे वीडियोस एकदम 1 by 1 सीरियल वाइज मिल जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आप हमारी अपकमिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें।